वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस। आपने एनिमल किंगडम के चैप्टर को कर लिया होगा। आज हम उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा यहाँ पे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस में आपको क्या क्या आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि मेजरली जो हमारा डिफिकल्ट पॉइंट है वो ये है कि हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन आंसर्स नहीं कर पाते। तो हम आज आंसर्स के बारे में बात करेंगे। सो हेयर्स क्वेश्चन नंबर 1, है ना। ध्यान से देखेंगे, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, पर ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है, what are the differences that you would face in the classification of animals if common fundamental features are not undertaken into account? means आपने पढ़ा था कि जब हम एनिमल किंगडम बेटा चैप्टर शुरू कर रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपको याद होगा तो पहला बेसिस था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था बॉडी सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा सिलोम, फिर हमने पढ़ा जर्म सेल, डिप्लोप्लास्टिक, ये सारी चीजें। अगर ये सारे फीचर्स नहीं होते तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती। तो पहले तो देखो फीचर्स एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे, है ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा था कि फीचर्स क्या थे। तो बहुत सारे फीचर्स थे, टोटल 6 फीचर्स इन्होंने यहाँ पे लिए थे। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 1 नंबर नहीं डालेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पहला कहा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, कौन सा लेवल है ना। ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है ना, सेल्यूलर है, टिश्यू है, मान लेते हैं ना, टिश्यू है, ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। ये तो था हमारा पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। दूसरे लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ये कहा गया था कि भाई आपकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। याद आया बॉडी सिमेट्री, जिसके अंदर हमने बात की थी कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, या एसिमेट्रिकल है, वो डिवाइड ही नहीं होता। थर्ड में हमने बात की थी टाइप ऑफ सिलोम की, है ना, कि सिलोमिक है या नहीं। आपने इसके अंदर पढ़ा होगा 3 टाइप के थे, सिलोमेट। मैं आपको एक बार वापस से बताऊंगी सिलोमेट क्या होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था सिलोमेट और हमने यहाँ पर पढ़ा था सूडो सिलोमेट। रिमेम्बर, सूडो सिलोमेट। ये 3 हमारे मेजर फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किया था सिलोम में। सिलोम क्या होता है, एक बार सिलोम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। सिलोम का मतलब होता है, मान लीजिए कि बॉडी है, इस बॉडी के एक आउटर लाइन है, आउटर जर्म लेयर है, या आउटर आप कह सकते हो लेयर है ना। इस आउटर लेयर में या आउटर लेयर को हम कहते हैं बॉडी वॉल। किससे बनती है, यहाँ पर जनरली प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म, बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर आपकी प्रेजेंट है एंडोडर्म, जो बॉडी के अंदर है, एंडोडर्म। यहाँ पे दूसरी जो लेयर होती है वो होती है मीजोडर्म। जब ये मीजोडर्म स्प्लिट हो जाती है, तो स्प्लिट हो जाएगी तो क्या रहेगा, एक पार्ट इसका यहाँ पर होगा और दूसरा पार्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में कैविटी का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड सिलोमेट। क्या कहते हैं, सिलोमेट एनिमल्स। तो ये हम बात कर रहे थे कि बॉडी वॉल और ऑर्गन के बीच में, इन बिटवीन बॉडी वॉल और ऑर्गन के बीच में जो जगह होती है उसको हम कहते हैं सिलोम। इसके बेसिस पे हमने 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म बनाए। एसिलोमेट जिनके अंदर सिलोम कैविटी प्रेजेंट नहीं है, सिलोमेट जिनके अंदर टोटल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, और सूडोसिलोमेट जिनके अंदर हाफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो बैक टू दी स्लाइड्स। टाइप ऑफ सिलोम्स ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था डाइजेस्टिव, और उसको तो छोड़ ही देते हैं, है ना, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रासेलर है, एक्स्ट्रा सेलर होता है ना। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो था वो हमने डिस्कस किया था बेटा, इसको मैं वापस से यहाँ पर लेकर जा रही हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही नीचे की तरफ हमने सर्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दूं तो 4 हो गए। 5वां मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम, है ना।
नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं। फिफ्थ वाले में हमने बात की थी इसकी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कौन सा है आपको याद होगा, मेटामेरिटिक सेगमेंटेशन हमने यहाँ पर पढ़ा था। एंड सिक्स्थ हमने पढ़ा था नोटोपॉड। नोटोपॉड किसके पास है या नहीं है। तो ये 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे हमारे। कौन कौन से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, टाइप ऑफ सिलोम, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, सर्कुलेशन जो था वो हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन, मेटामेरिटिकली सेगमेंटेड है या नहीं है, और नोटोपॉड। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मान लीजिए ये 6 क्लासिफिकेशन आपके पास नहीं होते तो क्या होता, क्या डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ती। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर, है ना, आंसर लिखेंगे। आंसर के अंदर क्या है, आंसर में पहला पॉइंट क्या होगा, अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देखने में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग differences between different organism। हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जगह एनिमल लिखेंगे। हम कैसे पता लगाते हैं आप, कौन हायर है कौन लोअर है ना, ये सब हम पता नहीं कर पाते। तो पहला क्या था, डिफिकल्टी हुई हमें वेरियस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने में कि क्या क्या चीज है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि वी कैन नॉट विदाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, विदाउट क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट डिस्कवर और फाइंड न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल। क्यों, ऐसा क्यों, क्या डिफिकल्टी आती, क्योंकि बेटा हम उसे प्लेस नहीं कर पाते। अगर हमें कोई एनिमल मिलता तो हम उसे किस बेसिस पे देखते, क्या बोलते कि भाई इसके अंदर ये चीज है तो ये एनिमल है ना। वो होने के लिए जरूरी था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपको पहले आंसर के अंदर लिखना है। होप सो आई एम क्लियर, ठीक है, 2 पॉइंट जरूर लिखने। आप चाहे तो पहले इस तरीके से सिमेट्री में कौन कौन सी चीजें आई थी ये थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो इस तरीके से 2 पॉइंट करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है, if you are given a specimen, what are the steps that would you follow to classify it। अगर हम आपको एक स्पेसिमेन दे दें तो आप क्या क्या ऐसे फीचर्स होंगे जिनको फॉलो करोगे उसको क्लासिफाई करने के लिए। तो आई गेस इसका आंसर हमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मिल चुका है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लिखेंगे on the basis of classification, classification के बेसिस पे, on the basis of classification specimen are classified on the basis of, अब यहाँ पे ये इस तरीके से एरो बना देंगे कि आप खाली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपकी हेडिंग। अब यहाँ पर आप लिख लोगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए आंसर में। अब बेटा सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे आंसर में, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला स्टेप, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे लिखेंगे, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये 4 आप इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। देन हम जाएंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में आप लिखेंगे पहला 3 लिखेंगे इसके अंदर, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रही हूं, और आप लिखोगे क्या,
सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रेडियली सिमेट्रिकल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल। ठीक है, ये सब अभी हमने पीछे लिखा हुआ है। ये हो गया, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। इस तरीके सेकंड पॉइंट लिख दिया आपने। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका जर्म लेयर। अब देखिए ये डायरेक्टली जर्म लेयर इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इन्होंने यहाँ लिखा है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप चाहें तो यहां पर क्या लिखेंगे, जर्म लेयर डालेंगे और जर्म लेयर के अंदर लिखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, के दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फिर आप फोर्थ पे जाएंगे बेटा। फोर्थ में अब आप क्या लिखोगे, अब देखो यहां पर आपने बॉडी सिमेट्री लिख दिया, आपने जर्म लेयर लिख दिया। अब आप लिखोगे टाइप ऑफ सिलोम, टाइप ऑफ सिलोम। टाइप ऑफ सिलोम में क्या लिखोगे, कितने तरीके के सिलोम होते हैं, तो अगेन दे आर ऑफ 3 टाइप। ऐसे करके एरो बना देते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे ए सिलोमेट, फिर लिखोगे सूडो सिलो, ई होगा यहाँ पे सिलोमेट, फिर लिखोगे सिलोमेट। इस तरीके से आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखोगे सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में आपको पता है बॉडी मस्ट बी डिवाइडेड इनटू, मतलब डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों तरीके से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो सेगमेंटेशन में आप यहाँ पर मेटामेरिटिक सेगमेंटेशन यहाँ पर लिख सकते हो, मेटामेरिटिक, ठीक है, या मेटामेरिज्म जो होता है वो लिख सकते हो। एंड सिक्स्थ इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर वर्टिब्रल कॉलम, जो कि आगे जाके कई ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में नहीं होता तो हम उसको बोल देते हैं क्वाड्रेट, अगर हो जाएगा तो बोलेंगे क्वाड्रेट्स, नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन क्वाड्रेट्स। ठीक है, बस इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करके लिख देना है। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया आपका होल आंसर कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके क्या थे। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप बॉडी सर्कुलेशन वाला पार्ट भी डिस्कस कर देंगे और डाइजेशन वाला पार्ट भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब देखो एनिमल के क्लासिफिकेशन में क्या काम आ रहा है इनका, ये चीज हमें कैसे हेल्प कर रही है, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है, सिंगल सेल से बना हुआ है, राइट। तो जो चीज सिंगल सेल से बनी होगी वो ज्यादा टफ नहीं होगी, एक ही सेल है, क्योंकि उसके अंदर मान लीजिए टिश्यू सेल बहुत सारे मिल जाते हैं, टिश्यू बना देते हैं, तो वो टिश्यू वाला भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इजीली पढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बहुत सारे ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते रहे, तो कई सेल हैं, कई टिश्यूज हैं, कई ऑर्गन है, एंड देन कई ऑर्गन सिस्टम भी है, तो बॉडी कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैसी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो लेवल ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम का बेनिफिट ये था कि सिलोम क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, 3 लेयर होती है। एक्टोडर्म कौन सी है तुम्हारी भाई, बाहर वाली ये, और एंडोडर्म कौन सी है तुम्हारी, अंदर वाली, है ना। अगर ये किसी के अंदर प्रेजेंट है तो तुम क्या बोलोगे, भाई ये कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो डिप्लोब्लास्टिक छोटा फीचर है, इसके अंदर सिलोम बिल्कुल नहीं है, तो आप बोलोगे कि भाई ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या करूं बेटा, सिलोमिक कैविटी बना दूं पूरी अच्छी तरीके से, इस तरीके से डिफाइन करके, तो आप क्या बोलोगे, यार ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो किसके अंदर होगा, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, है ना, यानी बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, हायर, और एनिमल लिख लो, हायर एनिमल्स के अंदर होगा। तो यानी हम आप कैसे लिखोगे, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको इरेज करके हम इसका आंसर लिखेंगे। इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर। कलर लेंगे थोड़ा सा लाइट ताकि आपको दिखे, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। अब देखो आंसर में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड Coelom help us to study the complexity of the organism। छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर में ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। किस चीज में हेल्प कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में हमें मदद करता है। आप चाहो अगर ज्यादा नंबर का आ जाए तो टाइप ऑफ सिलोम भी डिस्क्राइब कर देना, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट भी आप डिस्क्राइब कर दो। और अगर एक नंबर में आए तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इजी हो जाएगा ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब पहले लिखते हैं बेटा इंट्रा सेलुलर। नाम से पता चल रहा है इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, वेयर इज एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर होने वाला डाइजेशन एक्स्ट्रा डाइजेशन होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा। चलिए आ जाइए वापस, चलते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रा अब नाम से पता चल रहा है बेटा इंट्रा है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहाँ होगा, हमेशा लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझना है। एक बॉडी का एक सेल डाइजेशन खुद कर रहा है, ऐसा नहीं कि जिनका डाइजेशन बाहर हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जिनका अंदर हो रहा है उनको इंट्रा सेलुलर बोल देंगे। देखो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर आप बात करो फंजाई की या और ऐसे कुछ जिनका नेचर पैरासिटिक होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यस ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं, अपने फूड को तोड़ने के लिए उन पे अपने एंजाइम को छोड़ते हैं, बाहर एंजाइम छोड़ते हैं, फूड जो होता है वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद उसे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट इस तरीके का डाइजेशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि हाँ नहीं हमें डाइजेशन ही करवाना है बॉडी में, हमें एब्जॉर्प्टिव नहीं चाहिए, हमें डाइजेशन कराना है, तो देयर आर टू थिंग्स, एक हो गया इंट्रासेलुलर, एक हो गया एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब होता है बॉडी का हर सेल डाइजेशन खुद करता है, जबकि हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, उससे हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, उसमें पूरा डाइजेशन होता है बढ़िया से, उसके बाद हर सेल को खाना बनाया मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल ने खुद डाइजेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल खुद डाइजेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे अकर्स, सबसे पहले लिखेंगे इसको हम लिखेंगे बेटा इट occurs in lower organism। जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वेयरएज ये किसके अंदर हो जाएगा, इट occurs in multicellular organism। कहां पर हो रहा है बेटा, बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि इनके पास सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास, तो कौन सा होगा, मल्टी सेलुलर। इनके पास नहीं है तो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैसा करेंगे, इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट है मैम और क्या चीज इसके अंदर हो सकती है, नाम से बताया ना बेटा इंट्रासेलुलर, अकर्स इनसाइड दी सेल। कहां हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है ना। ये कहां हो रहा है,
occurs outside the cell. आउटसाइड द सेल मतलब बॉडी ऑर्गन के अंदर हो रहा है, कोई ऑर्गन है, बॉडी कैविटी है जिसके अंदर हो रहा है। फॉर दैट एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल हो गया, स्टमक लिख दो, है ना, कुछ भी इंटेस्टाइन लिख दो वो। थर्ड पॉइंट दूसरे कलर से लिखते हैं, इजी रहेगा समझना। और क्या डिफरेंस हो सकता है मैम, एक तो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो गया, एक हो गया भाई सेल के अंदर होता है। ये कैसे होता है बेटा, लेस एफिशिएंट होता है। मतलब अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट दे दोगे ना डाइजेस्ट करने के लिए तो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर लेंगे क्योंकि मल्टी सेलर है, बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज लेस एफिशिएंट। ठीक है बेटा, एफिशिएंसी कम होती है। आप थर्ड में यहां पे लिखोगे इट इज मोर एफिशिएंट। ये कैसा है, ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, एफिशिएंट की स्पेलिंग क्या है, EFFICIENT, एफिशिएंट। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दोगे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाए। अब मैम और क्या पॉइंट इसके अंदर हो सकता है, यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं ना बेटा बहुत कम होते हैं लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म के पास। तो हम लिखेंगे एंजाइम्स आर वेरी लेस। यहाँ पे एंजाइम कैसे, बहुत कम है। यहाँ पर एंजाइम कैसे, एंजाइम्स आर मोर इन अमाउंट, है ना, अमाउंट। अब बेटा इसके अंदर लास्ट में हमेशा डिफरेंस बिटवीन कभी भी पूछा जाएगा तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एग्जाम्पल लिखना चाहिए। एग्जाम्पल से हमेशा नंबर भी मिलते हैं। लेकिन सपोज मान लो बहुत ज्यादा हो गया, अगर तुम्हें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म में आप यहाँ पे बैक्टीरिया लिख दो। ठीक है, यहाँ पे सीधे ह्यूमंस लिख दो या मैमल्स लिख सकते हो, है ना, कुछ भी। तो इस तरीके से आप इसको नंबर जितने भी नंबर में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है भाई, प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होने के जस्ट बाद जो बच्चा हो रहा है वो एडल्ट की तरह दिखता है, मदर फादर की तरह दिखता है। ऐसा नहीं होता कि बेटा अगर बच्चा हो रहा है तो वो कैसा दिखेगा, इंसान का बच्चा है तो कबूतर के जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या है, तो पहले मैं पे लाइन खींच लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब है जहां पे यंग वन रिजेंबल्स विद देयर पेरेंट, है ना, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट की तरह दिखता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता, बच्चा पेरेंट की तरह नहीं दिखता है। बच्चा बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करता है और उसके बाद जाके वो पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट। अब पहले पॉइंट से लिखना शुरू कर देते हैं, सबको आता है। पहला पॉइंट डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में आप क्या लिखोगे, occurs in fish, reptiles, mammals, etc. है ना। तो occurs in fish, occurs in fish, reptiles and mammals। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि occurs in reptiles, mammals। reptiles को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी इशू, reptiles, ठीक है, and mammals। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहां पर होता है, नहीं फर्स्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहां पे होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में होगा। ठीक है, तो occurs in amphibians only, यहाँ पर आप लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, एम्फीबियंस में लिख लिया आपने। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कर रहे थे हम। तो हमने कहा occurs in fishes, reptiles and mammals के अंदर होता है, whereas इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है हमारा एम्फीबियंस के अंदर।
तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पॉइंट से भी लिख लेंगे। तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट यंग वन इज सिमिलर विद देयर पेरेंट, है ना। यंग वन किससे मिलता हुआ होगा, पेरेंट से मिलता होगा। तो हम इसके अंदर लिखेंगे इन डायरेक्ट डेवलपमेंट young one, हम इसमें लिखेंगे young one resembles लिख सकते हो, और आप ऐसा लिख सकते हो कि grown into, वैसे grown जो है वो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, तो हम grown it occurs in direct development, young one developed या grown into similar in direct development young one grown into similar adult, ठीक है। क्या डेवलपमेंट इज सिमिलर विद द एडल्ट ऐसा लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, young one do not resemble with adult, ठीक है। तो यहाँ पे यंग वन जो है वो ग्रोन हो जाएगा एडल्ट की फॉर्म में, और यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसकी बेटा सेकंड पॉइंट है, इसको सेकंड नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब आती है थर्ड की बारी। तो थर्ड में और क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट, दूसरे कलर से लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेटामॉर्फोसिस इज, ये उल्टा हो गया शायद, हाँ ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट। तो मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है कि भाई ये बार बार जो अपने शेप है उसको चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर होगा। तो हम लिखेंगे एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, मेटामॉर्फोसिस है ना, मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट है ना। PHOSIS अभी देखो, एक मिनट दोबारा लिखना, थोड़ा क्लीन नहीं है इसलिए वापस लिख रहे हैं। अभी भी नहीं आया ना क्लीन, मेटामॉर्फोसिस, ये बेटा एस है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट, मतलब ये अपनी शेप को कई बार चेंज करेगा, कई बार मॉर्फोलॉजिकली चेंज होगा, और उसके बाद जाके ये एडल्ट में फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल एग्जांपल लेके, तो सबसे ज्यादा तो ये किसके अंदर पाया जाता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग सबसे कॉमन है। इसमें टेडपोल का फॉर्मेशन हो गया जो उसका लार्वा कहलाता है ना। तो यहाँ पर यंग वन डू नॉट रिजेंबल विद द एडल्ट, और इसमें लिखना लार्वल स्टेज फॉर्मेशन, ऐसे लिख देना, ठीक है, और ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई 4 नंबर का एग्जांपल देके बताओ, तो जैसे अर्थवॉर्म हो गया, हाइड्रा हो गया, अर्थवॉर्म लिख दो, अर्थवॉर्म बहुत कॉमन एग्जांपल है, अर्थवॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको 4 नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर इनके हिसाब से पूछा जाए। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रेप्टाइल्स, मैमल्स और फिश के अंदर होगा, एम्फीबियंस में होगा। इसमें यंग वन जो है वो ग्रो होता है तो बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखता है। इसमें यंग वन लार्वल स्टेज के थ्रू जाता है, तो इसलिए वहां पर आपको कभी भी सिमिलैरिटी नहीं दिखती, बाद में वो सिमिलर बनता है। नेक्स्ट होता है बेटा आपका मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा फ्रॉग और अर्थवॉर्म इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. What are the peculiar features that you find in the parasitic platyhelminthes? तो देखो कितना सीबीएसई जो है वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछती है. उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर आपसे डायरेक्टली प्लेटीहेल्मिंथेस के फीचर्स के बारे में पूछा है. आपको प्लेटीहेल्मिंथेस के फीचर्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है. प्लेटीहेल्मिंथेस कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर रह के वहां से न्यूट्रिशन खींचते हैं. ठीक है, पैरासाइट है SITE, पैरासाइट. ठीक है, फ्री लिविंग पैरासाइट होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, अब क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, प्लेटीहेल्मिंथेस को क्या कहते हैं? फ्लैटवर्म कहते हैं बेटा. और फ्लैटवर्म्स कहाँ रहते हैं? ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी में रहते हैं. कौन से? फ्लैटवर्म्स है. ये हमारी बॉडी में रहेगा, और जो हमारी बॉडी में रहेगा वो कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि भाई अपन भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक है हमारी बॉडी में रहेगा तो क्या होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में बेटा हम आएंगे और हम लिखेंगे कि भाई इनके पास क्या है? फ्लेम सेल्स. फ्लेम cells are present for excretion. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या प्रेजेंट है? एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है. अभी तक एक्सक्रीशन के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं था. ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन. जनरली कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स. हर्माफ्रोडाइट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था ना. हर्माफ्रोडाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर मेल फीमेल एक ही में होता है. हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं बेटा. हर्माफ्रोडाइट्स होंगे, यानी मेल एंड फीमेल एक ही के अंदर होगा, तो ये हर्माफ्रोडाइट्स कहलाते हैं. ठीक है, और इनके अंदर क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है. तो फिफ्थ पॉइंट में यहां पे लिख दो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. ट्रिप्लोब्लास्टिक भी लिख देना. देखो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको जितना ठीक लगे उस हिसाब से आपको लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है. ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ऐड कर सकते हो. यहाँ पे 6ठा नंबर डाल दो बेटा, है ना. आपको जितने पॉइंट्स पूछे जाएंगे, आपको लगता है जितने की जरूरत है उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है. ठीक है, 3 लेयर्ड बॉडी वॉल होती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया. इसके अलावा ज्यादा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. 6 नंबर डिस्क्राइब कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन दैट यू कैन थिंक ऑफ द ऑर्थोपोड टू कॉन्स्टिट्यूएंट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम. कितना बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 है ना. क्वेश्चन नंबर 7 कितना बढ़िया क्वेश्चन है. देखो आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है जो ऑर्थोपोड्स होते हैं वो टोटल एनिमल किंगडम में 2/3 रोल प्ले करते हैं. मतलब अगर इस पूरे दुनिया को मैं डिवाइड कर दूं 3 भाग के अंदर, तो सिर्फ 2 भाग के अंदर मेरे पास क्या है? ऑर्थोपोड्स प्रेजेंट है. तो ऐसा क्या होता है ऑर्थोपोड्स के पास कि ऑर्थोपोड्स इतना ज्यादा नंबर में होते हैं. ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें ऑर्थोपोड्स के इस दुनिया में सबसे लार्जेस्ट फॉर्म में होने के लिए, क्योंकि एक तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास जॉइंट लेग अपेंडेजेस थे. मतलब जिनके पास जॉइंट भी था और लेग भी थे, है ना. टेट्रापोडा कैटेगरी में थे, 4 पैर वाले थे. तो एक फीचर तो ये हो गया, राइट. अगर 2 to 3 की मैं बात करूं तो दूसरे फीचर्स की मैं बात करूं तो इनकी जो लेयर होती है, आपने देखा होगा जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं इनकी जो बाहर की लेयर होती है वो कैसे होती है? थोड़ी सी टफ होती है, हार्ड होती है ना. हार्ड एंड स्केलेटन होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है. ये एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर जाते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है सर्वाइवल ज्यादा होगा तो रिप्रोड्यूस ज्यादा करेंगे. ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा बनेंगे, है ना. एक एक करके डिस्कस करेंगे, भी लिखेंगे. तो दो तो भाई ये हो गए. तीसरा, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे या आप कह सकते हो हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर हर चीज के लिए अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट था. रेस्पिरेटरी के लिए अलग प्रेजेंट था, डाइजेशन के लिए अलग प्रेजेंट था, हर चीज के लिए अलग अलग प्रेजेंट था. ठीक है,
तो एक ये फीचर था जो इनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। देन दूसरी चीज जो थी कि इनके अंदर ये देखा गया कि ये बहुत ही एडवर्स और डाइवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि भाई हार्ट ऑर्गन भी है, स्केलेटल सिस्टम भी है, आउटसाइड बहुत ज्यादा रिजिड भी है बॉडी, तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। तीसरी चीज, फोर्थ चीज जो थी वो ये थी कि इनके इतने ज्यादा कवरिंग होने की वजह से लॉस ऑफ वाटर जो था वो कम होता था, तो बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा रिटेन होने लगा, जिसकी वजह से सर्वाइवल चांसेस बढ़ने लगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास वेल डेवलप ऑर्गन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था। नर्वस सिस्टम देखो सेंस में भी हेल्प करता है ना, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनके पास वेल डेवलप नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट था। तो सारी क्वालिटीज ने इनको लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के लिए मदद किया, और ये आज अर्थ पे सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इनके पास क्या होता है, दे हैव जॉइंट लेग। सबसे पहला जो फीचर है, एक एक करके लिखेंगे, जॉइंट लेग प्रेजेंट होते हैं इनके पास, विच, पूरा लिख दो, पूरा सेंटेंस बना दो, यहां से उठा लोगे, ठीक है, जैसे उठाते हैं, ऑर्थोपोड्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिकॉज, ऐसे उठा लोगे ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉइंट लेग, क्या है इनके पास, जॉइंट लेग है, विच हेल्प देम इन मोबिलिटी। तो भैया जहां एडवर्स कंडीशन है भाग जाओ, ठीक है, विच हेल्प देम मोबिलिटी। भाई इन्होंने किसमें मदद किया, मोबिलिटी में, चलने फिरने उठने बैठने में उनको बहुत हेल्प हुआ। देखो यार हमारी तरह उठते बैठते तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी बोलने में क्या जा रहा है ना, लिखना मत देना, मोबिलिटी लिखना है तुम्हें सिर्फ, ठीक है, मोबिलिटी। अब हो गया भैया सेकंड पॉइंट, और क्या हमने डिस्कस किया, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which help them in सर्वाइवल में मदद किया, ठीक है, ऑर्गन लेवल, क्योंकि सबका अपना अपना काम हो गया था, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ज्यादा था तो भाई सेंस ज्यादा करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा सेंस करेंगे तो जल्दी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि भैया ये हमें मारने के लिए आ रहा है, चलो इससे बचते हैं, है ना। दे हैव एक्सोस्केलेटन, भाई बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट था, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट था, जो उनको क्या करता है, हार्डन कराता है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, मेड अप ऑफ, किससे बना होता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मेड अप ऑफ काइटिन, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन तो वैसे हार्ड होता है। ये हो गया भाई मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, सोचो और क्या लिख सकते हो, फिफ्थ नंबर पे। अब देखो वेल डेवलप्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट लेग हो गया, ठीक है। दूसरा इनके पास क्या होता है, इनके पास जैसे हमने यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो यहाँ पे आप लिख देना रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इनके पास, ठीक है। इनके पास अब आप क्या लिखोगे बेटा, इनके पास प्रेजेंट होता है, अगर मैं बोलूं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे हॉर्मोन्स, ठीक है। देखो थोड़ा सा अलग है, दे हैव फ्यू हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स इनके पास जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इनके पास जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं फेनोरॉन्स, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ये क्या करते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हेल्प इन
कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से तुमने ये सारे 5 पॉइंट लिख देने कि भाई ये जो चीज है, इट मेक्स एनिमल किंगडम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैं कैमरे से बाहर चले जाती हूँ ना। हाँ चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है? तो पोरिफेरा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड क्वाड्रेटा। तो क्वाड्रेटास तो वो होते हैं भाई जिसके अंदर क्या होता है आपका, जो वेल डेवलप, उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो जो पोरिफेरास है इनके बारे में देखो, इनके पास तो पानी के अंदर रहते थे, पानी से ही सारी चीजें जा रही थी, है ना, रिमेम्बर। तो अंदर क्या था, कोनियोसाइट्स प्रेजेंट थे। तो यार ये ए ऑप्शन तो नहीं है। टिनोफोरा निडेरियंस आपको याद होंगे, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देन वी हैव ये क्वाड्रेटा भी नहीं है, तो आंसर इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका इकाइनोडर्मेटा है। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, all vertebrates are quadrates but all quadrates are not vertebrates, justify the statement। देखो समझना, जब हमने डिवाइड करा क्वाड्रेट्स को तो हमने कहा क्वाड्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं यूरो क्वाड्रेट। क्वाड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू यूरो क्वाड्रेट्स, सेफेलो क्वाड्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो यानी ऑल क्वाड्रेट्स आर, क्या लिखा है बेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्वाड्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेट तो इसी के अंदर आ रहा है, समझना, क्योंकि आपको अगर समझ नहीं आया तो आप इसको लिख नहीं पाओगे। वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आ गए। इसमें क्या आ गया, सी सिफेलो क्वाड्रेट्स आ गए बेटा। ठीक है, इसके अंदर आ गए यूरो क्वाड्रेट्स। तो देखो सारे वर्टिब्रेट जो है वो किसके क्लासिफिकेशन में आते हैं, क्वाड्रेटा के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्वाड्रेट, सारे वर्टिब्रेट्स क्वाड्रेट हो सकते हैं। मैं बताती हूँ, सारे वर्टिब्रेट्स क्वाड्रेट हो सकते हैं, यस। लेकिन क्या सारे क्वाड्रेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं? देखो, क्या सारे क्वाड्रेट्स वर्टिब्रेट हो सकते हैं? नो, ये तो वर्टिब्रेट्स है ही नहीं, क्योंकि ये तो यूरो क्वाड्रेट और सेफेलो क्वाड्रेट्स है। So all vertebrates are quadrate, but all quadrates are not vertebrates। ये आपको याद रखना है, ध्यान से इसको समझना। मैंने एरो कहाँ लगाया, वर्टिब्रेट से ऊपर जाते हुए लगाया। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या चीज है इसको समझना है आपको। जो क्वाड्रेटा फाइलम में आएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में दिया है कि प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स होना चाहिए, उसके पास गिल्स होना चाहिए। एक तो उसका क्लासिफिकेशन ये है भाई कि गिल्स होगा उसके पास, दूसरा उसके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। अब ये नोटोकॉर्ड तो इसके पास भी है, नोटोकॉर्ड तो इसके पास भी है ना, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। समझना बेटा, वापस से समझा रही हूँ। क्वाड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, वर्टिब्रेट, सेफेलो क्वाड्रेट, यू क्वाड्रेट्स। यू क्वाड्रेट और सेफेलो क्वाड्रेट बिल्कुल अलग होते हैं। इनके पास यहाँ पे सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज डेवलपिंग इनटू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होगी। यानी इन दोनों के पास तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है ना, तो जब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो मैं इन्हें वर्टिब्रेट्स कह सकती हूँ? नहीं कह सकती, इनको वर्टिब्रेट्स नहीं कहा जा सकता, वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इनके पास प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, लेकिन इसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, राइट। तो ये क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट्स। So all vertebrates are quadrate, but all quadrates are not vertebrates क्योंकि they have notochord throughout their life, not vertebral column। क्लियर? ऐसे समझाना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई गेस 9th क्वेश्चन है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसेस। पाइसेस बेटा फिश होती है, तो फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर की क्या रिक्वायरमेंट है ये पूछा है ना। तो एयर ब्लैडर क्या करता है, इनको अपथ्रस्ट प्रोवाइड कराता है। ये क्या करती है बेटा, घूमती रहती है ना, घूमती रहती है, ऊपर घूमती रहती है,
तो ये इनको अपथ्रस्ट देता है, और अपथ्रस्ट को हम बोलते हैं बॉयंसी। क्या प्रोवाइड कराता है? बॉयंसी। बॉयंसी क्या करते हैं? फिशेस को अपथ्रस्ट देती है। मान लो ये फिश है, ठीक है, ये फिश जैसी लग रही है बट तुम मान लो ये इसको क्या करेगी बेटा? ये इसको अपथ्रस्ट देगी। तो अपथ्रस्ट की वजह से क्या होगा? ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या करेगी बेटा? तैर सकती है ऊपर। तो एयर ब्लैडर क्या करता है? प्रोवाइड बॉयंसी टू द फिशेस और पाइसेस सो दैट दे कैन फ्लोट कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, दे कैन फ्लोट, अपना आराम से फ्लोट कर सकती है, ये श्रिंक नहीं करेंगी, ठीक है, सिंक करने से बचाती है। यहाँ पे लिख लो प्रिवेंट सिंकिंग, सिंकिंग से बचाती है, ठीक है, प्रिवेंट सिंकिंग, प्रोवाइड बॉयंसी। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है व्हाट आर द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स दैट हेल्प इन फ्लाई। अच्छा भैया, बर्ड्स को फ्लाई करने में कौन सी चीज हेल्प करती है, ये पूछा गया है। तो देखो भाई, किसी को भी फ्लाई करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसका वजन हल्का होना चाहिए, है ना। तो हम सब कहीं ना कहीं साइंस में तो हम यही पढ़ते हैं कि हम सब एक दूसरे का मॉडिफिकेशन है। तो हमारे पास 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं, है ना, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। इनके जो 4 लिम्स थे वो डेवलप हो गए फेदर्स के अंदर, सॉरी, वो डेवलप हो गए फेदर्स के अंदर। तो फेदर्स जो थे उन्होंने उन्हें हेल्प किया। तो फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ 4 लिम्ब इनटू फेदर्स। सेकंड, दे डू नॉट हैव एयर ब्लैडर, मतलब इनके पास एयर ब्लैडर, वो सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, तो ये अपना यूरिन स्टोर नहीं करते। जब अपना यूरिन स्टोर नहीं करेंगे तो हैवी नहीं होगा, जिसकी वजह से इन्हें हेल्प मिलती है और ये ऊपर उड़ सकते हैं। तीसरी चीज, इनके बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, न्यूमैटिक होते हैं। न्यूमैटिक का मतलब होता है एयर। तो इनके बोन्स में हमारी तरह कैल्शियम फास्फोरस नहीं होता, उसके अंदर एयर होती है जो कि उनके वेट को और लाइट कर देती है और उन्हें अपथ्रस्ट देने में मदद करती है, ठीक है। इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, आपने देखा होगा स्केली होते हैं, ऐसे लाइन्स पड़ी हुई होती है ना उनके पैरों पे। ये इनको स्केल्स जो होते हैं वो लाइट वेटेड बनाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ऊपर उठने में, ठीक है। और क्या हो सकता है, और सोचो भाई, और इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होती है, इस वजह से भी इनको बहुत हेल्प मिलती है ना। तो ये सिर्फ कुछ फीचर्स है जो आपको लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट कर देते। सबसे पहले लिखेंगे एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, तो ये यूरिन को स्टोर नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स होते हैं इनके पास, इनको मदद करते हैं, है ना। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, खुरदुरे से होते हैं, ठीक है, जो इनको मदद करते हैं। They have hollow bones. बोन्स कैसी होती है इनकी? हॉलो होती है, ठीक है। तो इनकी हॉलो बोन्स होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, जो इनको मदद करेंगे भाई ऊपर तक जाने में, है ना। अच्छा, और क्या लिखोगे? और बॉडी स्ट्रीमलाइन लिख देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन लिख देते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, तो ये भी इनको हेल्प करते हैं। तो ये 5 फीचर्स है, वैसे तो 4 बहुत है, ज्यादा पूछते नहीं, लेकिन फिर भी आप इनको 5 को लिख लो, है ना। 1-2 आपको याद होना चाहिए। और मान लो अगर 6 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे, 1 पॉइंट और बढ़ाते ना, लिख देना हाइंड लिम्स, 4 लिम्स डेवलप्ड इनटू फेदर्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन है ना ये एक तरीके का। 6 पॉइंट में ये भी चेक देना। अगर इनकेस आ जाता है तो वैसे तो देखो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इनफ होते हैं, लेकिन 6 पॉइंट बता दिए, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अभी तक के आपके। क्वेश्चन इज कुड द नंबर ऑफ एग और द यंग वन प्रोड्यूस्ड बाय एन ओविपेरस एंड द विविपेरस मदर कैन बी इक्वल, और अगर है तो वाई और नहीं है तो वाई, ठीक है।
तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विविपेरस और जो ओविपेरस एनिमल होते हैं, क्या इन दोनों के एग जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं नंबर में? तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर में हम लिखेंगे नो, क्योंकि विविपेरस एनिमल के अंदर एक एग रिलीज होता है, ज्यादा 2 होते हैं 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओविपेरस जो एनिमल होते हैं इनके अंदर ज्यादा एग रिलीज होते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, वेयर एज विविपेरस एनिमल के अंदर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस में होने की वजह से विविपेरस एनिमल को सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो अपने बच्चे को इंक्यूबेट कर पाते हैं और उसको सही तरीके से जन्म दे पाते हैं। वेयर एज जो ओविपेरस एनिमल होते हैं ये अपना अंडा जो होता है वो खुले एनवायरनमेंट में रखते हैं, यानी एग लेइंग एनिमल्स जो होता है वो फ्री एनवायरनमेंट में रखते हैं, जिसकी वजह से प्रेडेटर्स का बहुत ज्यादा खतरा होता है, एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो इनके एग के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, आंसर इज नो। तो हम यहाँ लिखेंगे इन विविपेरस एनिमल fertilization occurs inside the body due to which chances of survival of fetus is more as compared to oviparous animal. In oviparous animals, fertilization take place outside the body so the chances of survival of fetus are less due to predators and environmental factor. ठीक है, तो क्या लिखा है? इन विविपेरस एनिमल फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ड्यू टू वेयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फीटस इज मोर एज कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल। इन ओविपेरस एनिमल fertilization take place outside the body so the chances of survival of the fetus are less due to predators, शिकारियों की वजह से और environmental issues की वजह से। ठीक है, तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका आई गेस 11th क्वेश्चन होगा। Put the number of egg or young one produced by an oviparous and viviparous mother can be equal। एक वो एनिमल जो अंडे देता है और एक ऐसी एनिमल जो यंग वन को जन्म देती है, क्या इन दोनों के एग सिमिलर हो सकते हैं? पहला तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तो पहले तो आप लिख दो यस और नो। ठीक है, आंसर में तो मैं बता देती हूँ आंसर है इसका नो, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बेटा? क्योंकि जो ओविपेरस एनिमल होते हैं ये इतने ज्यादा अंडे क्यों देते हैं मैम, और विविपेरस एनिमल इतने कम अंडे क्यों देते हैं? ऐसा क्यों होता है? जो विविपेरस एनिमल होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से यूट्रस में एक बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है, तो यंग वन जन्म ले लेते हैं। लेकिन ओविपेरस के अंदर ऐसा नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि जो बच्चा या जो अंडा आया है वो डैमेज हो सकता है, उसको प्रे से भी खतरा है, सॉरी प्रेडेटर से भी खतरा है, उसको वो खुद प्रे है, उसको प्रेडेटर से खतरा है, उसको एनवायरनमेंट से खतरा है, उसको बहुत सारी चीजों से खतरा है ना।
तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, इसलिए नंबर ऑफ एग उसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। वाई में आप क्या लिखोगे, बिकॉज इन विविपेरेसी animal, fertilization occurs inside the, मैं बोलती भी जा रही हूँ, अगर इनकेस किसी को हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगी तो लिख लेना। फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड दी, कहां पर होता है, यूट्रस, इनसाइड दी यूट्रस, ठीक है, इनसाइड द यूट्रस, विच प्रोवाइड सुटेबल environment for young one, और डेवलपिंग फीटस लिखो, यंग वन सही नहीं है, environment for डेवलपिंग fetus, ठीक है। but in oviparous animal, fertilization occurs inside the, sorry, outside the body, ठीक है। कहां पर होता है, आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है। वे आउटसाइड दी बॉडी होता है, यहाँ पर इनसाइड दी बॉडी लिख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, सो यहाँ पे लिखते हैं सो रिस्क इज गेटिंग हायर, ठीक है, फॉर fetus. So risk is getting higher for survival for fetus. यहाँ पे लिखेंगे for survival of fetus from predators and environment. एक बार मैं और चेक कर लूंगी सही लिखा है। Because in viviparous animal, fertilization occur inside the uterus, which provides suitable environment for developing fetus. But in oviparous animal, fertilization occur outside the body, so risk is getting higher for survival of fetus from predators and environment. तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा। सो द नंबर ऑफ एग आप लास्ट में लिख देना, सो द नंबर ऑफ एग विल बी हायर इन ओविपेरस एनिमल देन दे एज कंपेयर टू विविपेरस एनिमल। इस तरीके से अगर आप इसको लिखोगे तो ये पूरी तरीके से आपको सही होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका और आपको बढ़िया इसके अंदर वो मिलने वाला है, ठीक है। अब जो दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेगमेंटेशन किसके अंदर पाया जाता है, सेगमेंटेशन याद है आपको, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लाइनिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटिहेलमिन्थस, सेकंड ऑप्शन इज एस्कीहेलमिन्थस, थर्ड इज एनालिड्स एंड फोर्थ इज ऑर्थोपोडास। तो फर्स्ट एनिमल्स जिनके अंदर सेगमेंटेशन पाए गए थे बॉडी के अंदर वो थे बेटा आपके एनालिड्स, ठीक है। कौन थे, एनालिड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी के अंदर ही, यानी एनालिड्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या पाए गए थे बेटा, आपको सेगमेंटेशंस पाए गए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा है, अब ये मैच है भाई, तो आप 2 मिनट लेंगे और इसकी मैचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको क्या देखना है, ठीक है। इसके बाद आई गेस एक क्वेश्चन आपका और है ना, ठीक है। तो वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस, तो टेक योर टाइम और इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लेते हुए आप इसको देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आपको ओपेरिकुलम, तो ओपेरिकुलम किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका पैराफोडिया, साइड लेग्स जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं।
देन वी हैव स्केल्स, स्केल्स मतलब जो बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देन कॉम्प्लेट्स, रेडुला, हेयर, कोनियोसाइट्स एंड गिल स्लिट, सारे पढ़े हुए हैं, सब बहुत इजी है। तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। नंबर यहां से उठा के लिख देंगे, ठीक है, यहां से उठा के डायरेक्टली नंबर लिखेंगे, ज्यादा खिचपिच करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओपैरिक्यूलम की। तो ओपैरिक्यूलम का सही आंसर है, यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट नंबर लिख रही हूँ 8। किसके अंदर पाया जाता है? ऑस्टियोकाइटिड्स के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 8, ठीक है। देन वी हैव पैरापोडिया, तो पैरापोडिया किसके अंदर पाया जाता है? एनालिड्स, तो ये हो जाएगा आपका 5th, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल, टिनोफोरा, मोलेस्का, पॉरीफेरा, रेप्टिलिया, ये तो हो गया, इसको तो कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें। साइक्लोस्टोमेटा एंड ममेलियंस, तो स्केल्स पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4th। देन वी हैव कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेक्स किसके अंदर पाए जाते हैं? टिनोफोरा, मोलेस्का, पॉरीफेरा, रेप्टिलिया, एनालिड्स, साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रोकाइटिड्स, मेमेलियन, ऑस्टियोकाइटिड्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए डी के लिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट टिनोफोरा, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, टिनोफोरास है ना। फिर है रेडुला, रेडुला आपको याद होगा क्या होता है बेटा? वो माउथ, ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन। टिनोफोरा, मोलेस्का, पॉरीफेरा, रेप्टिलिया हट गया, एंड चलिए भी हट गया, टिनोफोरा हट गया, मोलेस्का, पॉरीफेरा, रेप्टिलिया, साइक्लोस्टोमेटा एंड मेमल्स, तो ये किसके अंदर पाया जाएगा? रेडुला हो जाएगा बेटा इसका आंसर 2nd। मोलेस्कास के अंदर पाया जाता है ना, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। देन हेयर्स किसके अंदर पाए जाएंगे? यस ऑफ कोर्स, किसके अंदर? मेमेलियंस के अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7, यहाँ पे 2nd ये वाला लिखेंगे 2nd, ठीक है। फिर कॉन्ड्रियोकाइटिड्स, सॉरी आपके कोनियोसाइट्स किसके अंदर पाए जाते हैं? तो कोनियोसाइट्स पाए जाते हैं आपके पॉलीफेरा के अंदर, पॉलीफेरा के अंदर, यहाँ पे लिख देंगे 3rd। अब बचा क्या आपका? गिल स्लिट्स बच गया बेटा। गिल स्लिट्स ऑफ कोर्स ये बातें किसके अंदर पाए जाएंगे? ये आपके कैटेगरी थी फिशेस की, अगर आपको याद होगा तो, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5th 6th, है ना। अब मैं यहाँ पर भी नंबरिंग कर देती हूँ एक बार। ओपैरिकुलम पाया जाता है आपका किसके अंदर? ऑस्टियोकाइटिड्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ ए लिखेंगे ना, ए है, ए लिखेंगे, ठीक है। फिर हो गया आपका पैरापोडिया, पैरापोडिया आपका पाया जाता है एनालिड्स के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है। फिर उसके बाद पाए जाते हैं स्केल्स, स्केल पाए जाते हैं रेप्टिलिया में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। फिर होता है पॉलीकॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स किसके अंदर पाए जाते हैं? टिनोफोरास में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए। फिर हो गया आपका, सॉरी कॉम्प्लेट्स में डी लिखा जाएगा, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी। फिर स्केल्स किस में पाए जाते हैं? रेप्टिलिया में ना, तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। वैसे ही कंफ्यूजिंग है, सी, ठीक है बेटा। फिर हो गया कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में लिख दो आप डी, ये हो गया आपका डी, ठीक है। फिर हो गया आपका रेडुला, तो रेडुला किसके अंदर हो जाएगा? मोलेस्कास, तो रेडुला हो गया आपका ई। देन यू हैव हेयर्स, हेयर्स में लिख दो मैमल्स में एफ। फिर हो गया आपके पास कॉन्ड्रियोकाइट्स, कॉन्ड्रियोकाइट्स पॉरीफेरा, यहाँ पे लिख दो जी, जी, तो कोई लिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दो बच्चे जी, ठीक है, सी था ये। और लास्ट आपका जो है वो ये 6H, ठीक है। इस तरीके से आप मैच कर दीजिएगा इसको, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, prepare a list of some animal that are found parasitic on human beings। ऐसे कौन कौन से आपसे पूछा गया है, वर्म्स होते हैं या जो पैरासाइट्स का काम करते हैं, ठीक है। तो टेप वर्म है, पिन वर्म है, ऐसे करके लिख लीजिए। फर्स्ट टेप वर्म आपको पता ही है बहुत ज्यादा नुकसान करता है ना। देन वी हैव पिन वर्म, ये इसके कॉमन नेम्स है, आप चाहे तो इसमें इसके साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव फिलेरियल वर्म, ये तो बहुत ही कॉमन है, और राउंड वर्म्स भी लिख देंगे क्योंकि पैरासिटिक में पूछा, तो हम यहाँ पे राउंड वर्म्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं कि सारे पैरासिटिक होते हैं, हमारी बॉडी में रहकर हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ये 4 आपके वर्म्स हैं जो पैरासिटिक मोड होता है इन ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे। जो भी आपने नहीं पढ़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं पर कोई चीज नहीं समझ आएगी तो प्लीज क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा सकता है हल्का सा हैंडराइटिंग में आपको इशू है, बट मैं साथ साथ में बोलती जा रही हूँ तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।
एंजॉय योर डे। थैंक यू।